बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब इस लेक्चर में हमें देखना है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज तो बहुत रिक्वायर्ड है। जो रिसोर्सेज है क्या है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए काफी नेसेसरी है। जो भी रिसोर्सेज है, भले वो मिनरल रिसोर्सेज हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो, या वेजिटेशन रिसोर्सेज हो, वाटर रिसोर्सेज हो, व्हाटएवर जो भी हमारे पास अवेलेबल है हमारे डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ही रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर इन्हीं रिसोर्सेज का हम इरेशनल कंजप्शन करें, क्या करें, इरेशनल कंजप्शन करें या फिर ओवर यूटिलाइजेशन करें, है ना, इरेशनल कंजप्शन करें या फिर ओवर यूटिलाइजेशन करें तो क्या होगा, प्रॉब्लम आ सकती है। कैसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। सोशल प्रॉब्लम आ सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ सकती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ सकती है। सोशल प्रॉब्लम बोले तो किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, किसी के पास रिसोर्सेज होंगे, किसी के पास नहीं होंगे। कोई रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर पाएगा तो कोई रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। एवं वो फुली यूटिलाइज क्या, वो रिसोर्सेज उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो सोसाइटी है वो रिच और पुअर की कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगा। जिसके पास कैपेबिलिटी होगी वो रिसोर्सेज को यूज कर पाएगा, है ना, वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को यूज करेगा, ये रैशनल कंजप्शन होने लगेंगे, है ना, ओवर यूटिलाइजेशन होने लगेगा। वाटर अगर हमारे पास है और हमारे पास है इसलिए हम उसे मिसयूज कर रहे हैं तो क्या होगा, आज नहीं तो कल वाटर तो खत्म होना ही है ना। आपको मालूम होगा कि डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज होते जा रहा है ना। उसी में क्या है, जिस रीजन में पानी सप्लाई हो रहा है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, वहां पे आपने देखा होगा, जनरल सी बात है कि वहां पे लोग क्या करते हैं कि मिसयूज करते हैं। वाटर को यूज तो करना है लेकिन उसी के साथ वो मिसयूज स्टार्ट कर देते हैं। वाटर से वो अपने घर धोने लगते हैं, गाड़ियों को वॉश करने लगते हैं, है ना, बहुत ज्यादा मिसयूज होता है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी के पास तो है तो वो मिसयूज कर रहा है, जिसके पास नहीं है। फिर कंट्री में आप ऐसा भी सीन देख रहे हैं कि कई रीजन ऐसे हैं, कई टेरिटरी, कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे क्या हो रहा है कि उस वाटर के लिए लोगों को कितने किलोमीटर जाना पड़ रहा है, फिर वो वहां से वो वाटर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये सभी प्रॉब्लम हो रही है ना। और सोशल प्रॉब्लम बोले तो सोसाइटी में किसी के पास चीजें अवेलेबल होंगी तो किसी के पास नहीं होंगी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आता है तो हम मिस यूज करें या यूज करें वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन यही इलेक्ट्रिसिटी हमारे कंट्री में कई पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है ना। तो यही बताया जा रहा है कि अगर हम इरेशनल कंजप्शन करें या ओवर यूटिलाइजेशन करें तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएगी, मेनली प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आएगी। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम मतलब क्या कि एनवायरमेंट में चेंजेस होंगे, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ खत्म होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ ही रहा है ना। और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो क्या होगा, वाटर जो ओशन वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा। बहुत सारा जो लिथोस्फीयर का पार्ट है वो वाटर के अंदर डिप्ट हो जाएगा, है ना। ये सब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए क्या है कि जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत रिक्वायर्ड है ना। और हमें कंजर्व रिसोर्सेज को उसी अमाउंट में यूज करना चाहिए जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है ना। एक्सेस ऑफ यूज नहीं करना चाहिए, है ना। संस्कृत में एक श्लोक होता है, अति सर्वस्व वर्जित, है ना, मतलब अति को हमेशा वर्जित किया जाता है जो कि जीवन में कठिनाइयां लेके आती है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे महात्मा गांधी हमें बोलते हैं, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड, है ना। अगर हम बात करें रिसोर्सेज की तो रिसोर्सेज के लिए महात्मा गांधी का कहना है कि यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हैं, सबके नीड के लिए, सबके आवश्यकताओं के लिए यहाँ पे इनफ
लेकिन अगर कोई ग्रीडी हो जाएगा, कोई लालची हो जाएगा, तो उसके लिए अगर कोई लालची हो जाएगा तो फिर वो सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? सोशल, इकोनॉमिक या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में मतलब आप देखते होंगे कि कई क्या है, टिम्बर बिजनेसमैन होंगे, है ना, वो गवर्नमेंट के रोकने के बाद भी वो क्या करते हैं, वुड को कट करते हैं, जिससे वेजिटेशन डिक्रीज होता जा रहा है ना, वेजिटेशन डिक्रीज होता जा रहा है ना, और वो हमें इफेक्ट ला रहा है। आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट के बार बार बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लगाने के बाद भी जो बालू कारोबारी होते हैं, सैंड रिलेटेड जो बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं, उसे एक्स्ट्रा सैंड निकालते हैं रिवर से, जिससे क्या है, रिवर सूख जाती है। जैसे क्या है, आप प्लेट्यू रीजन में देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है कि माउंटेन को, जो प्लेट्यू रीजन है उसके पार्ट को तोड़ के और उसे छोटे छोटे बोल्डर्स में कन्वर्ट करना, जो होम कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होता है ना। उस पर क्या है, कई बार गवर्नमेंट उस पर स्टॉप लगाती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अगर स्ट्रिक्ट एक्शन फॉलो नहीं होता है, लोग उसको क्या करते हैं, ओवर यूज करते हैं, तो वो हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए रिक्वायर्ड है कि हमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज करना रिक्वायर्ड है ना, जो हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, और जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उस क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रेजेंटली कुछ हमने एग्जांपल डिस्कस किए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अगर हम मिस यूज कर रहे हैं या इरेशनल यूज कर रहे हैं, तो है ना, और इसे हम अगर स्टॉप करेंगे, कंजर्व करेंगे रिसोर्सेज को, तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी प्रॉफिटेबल होगा, हमारे लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। चलिए, ये तो हमने हेडिंग पढ़ ली, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे क्या प्रॉब्लम है और क्या हमें करना चाहिए, कैसे हमें यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अभी तक तो हमने बहुत सारे रिसोर्सेज को पढ़ा है ना, बहुत सारे रिसोर्सेज को पढ़ा, मीन्स एक ओवरव्यू देखा, बहुत सारे रिसोर्सेज को लेके कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एजेंडा 21 क्या है, और बहुत सारी चीजें है ना। अब अगर हम इसी चैप्टर को, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को थोड़ा सा नैरो करते हैं, तो क्या करते हैं, हम चलते हैं लैंड रिसोर्सेज, है ना। लैंड भी क्या है, एक टाइप का रिसोर्स है ना, लैंड भी क्या है, एक टाइप का रिसोर्स है। तो हम इसी चैप्टर को थोड़ा सा नैरो करते हैं, तो एक रिसोर्स पे चलते हैं, लैंड रिसोर्सेज, और हम थोड़ा इसे डीप में पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लैंड रिसोर्सेज। यहां से हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं लैंड रिसोर्सेज। अच्छा, लैंड रिसोर्सेज, लैंड से आप क्या समझते हैं? आप लोग लैंड रिसोर्सेज से क्या समझते हैं? तो आपने प्रीवियस क्लासेस में, मतलब जब भी आप 6th में होंगे, 6th स्टैंडर्ड में, 7th में, 8th में, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा अर्थ का क्लासिफिकेशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ। चलिए हम थोड़ा सा स्मॉल क्लासेस से आते हैं, फिर आपकी क्लास के टॉपिक को फर्दर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज। अच्छा, बताइए हम किस प्लेनेट पे रहते हैं, और विच प्लेनेट लिव? तो हम रहते हैं, सबने रिप्लाई किया, गुड, सबने रिप्लाई किया, हम तो अर्थ पे रहते हैं, अर्थ, ठीक है जी, हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ है अर्थ। अब अर्थ को, अगर हम अर्थ पे जितना भी सरफेस एरिया है, अगर उसे हम डिवाइड करें, तो हम उसे कितने पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे? तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि सर वी कैन डिवाइड इट इनटू
two parts. First one is the and second one is the. First one is हम इसे first one को क्या बोल सकते हैं? लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर and the second one is the हाइड्रोस्फीयर. हाँ जी, हम लैंड रिसोर्सेज ही पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम समझ रहे हैं कि लैंड क्या होगा, कितने टाइप के होंगे, तो इसलिए थोड़ा हम प्रीवियस क्लासेस, छोटे क्लासेस के कोर्स से हम फिर से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. तो देखिए लैंड रिसोर्सेज हमने बोला कि हम कहाँ पे रहते हैं, तो हम अर्थ पर रहते हैं. अर्थ के सरफेस एरिया को अगर हम डिवाइड करें तो हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे? तो वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट. वन इज द लिथोस्फीयर एंड द सेकंड वन इज द हाइड्रोस्फीयर. आपको मालूम होगा लिथोस्फीयर का क्या मींस, व्हाट इज द मींस ऑफ लिथोस्फीयर? तो लिथोस्फीयर क्या होता है? तो लिथोस्फीयर वो सभी लैंड जो अर्थ सरफेस में है उसे लिथोस्फीयर बोलते हैं. और हाइड्रोस्फीयर क्या? वो सभी वाटर बॉडीज जो अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है. चलिए हम देखते हैं लिथोस्फीयर में क्या आता है. तो लिथोस्फीयर को मेनली हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना. वी कैन डिवाइड इट लिथोस्फीयर वी कैन डिवाइड लिथोस्फीयर इनटू 3 पार्ट्स. कौन कौन से होंगे? तो मेजर पार्ट्स से हम चलते हैं. लैंड माउंटेन and the next one is the plateau. Ready? Land, mountain and the plateau. है जो लिथोस्फीयर है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया. लैंड जो कि प्लेन एरियाज होते हैं, है ना, जो कि प्लेन एरियाज होते हैं, है ना. और यहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, शायद अच्छा बने. ये हमारा लैंड हो गया, है ना. लैंड है ना. यहाँ पे एक हाउस भी बना देता हूँ थोड़ा सा अच्छा. ये हमारा लैंड, ठीक है जी. ये लैंड है ना, जहाँ पे हम क्या करते हैं? कल्टीवेशन करते हैं या बहुत सारी हमारे लाइफ का बहुत ज्यादा हिस्सा हम लैंड पे ही डिपेंडेंट है. बहुत सारी एक्टिविटीज हम लैंड पे करते हैं. माउंटेन मींस क्या? माउंटेन्स और प्लेट्यू प्लेट्यू क्या होता है? जो कि सरफेस एरिया से हाइट पे होता है, लेकिन इसका टॉप टेबल टॉप होता है, फ्लैट होता है, जैसे हम प्लेट्यू बोलते हैं. ठीक है जी, यहाँ पे हम प्लेट्यू से बोलते हैं. तो मैंने बताया कि जो लैंड रिसोर्सेस है वो क्या है? लैंड रिसोर्सेस. तो हमने बात की हम कहाँ रहते हैं? तो हम अर्थ पे रहते हैं. अर्थ पे मतलब क्या? अर्थ पे हम रहते हैं और अर्थ के सरफेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर. लिथोस्फीयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. लैंड, माउंटेन एंड द प्लेट्यू. लैंड मतलब फ्लैट एरिया जहाँ पे हम बहुत सारे हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, टूरिज्म, सोशल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, है ना, बहुत सारी चीजें करते हैं. माउंटेन क्या होता है? तो माउंटेन का कुछ एरिया हमारे लिथोस्फीयर में है ना. और फिर हम बात करते हैं कि प्लेट्यू. तो प्लेट्यू वो एरियाज होते हैं जो कि प्लेन से तो हाइट पे होते हैं, लेकिन उनका जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है. चलिए ऐसे हम हाइड्रोस्फीयर को भी देख लेते हैं. तो हाइड्रोस्फीयर को मोस्टली 2-3 पार्ट में, 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. वो क्या है? सी, ओशियन एंड रिवर्स
रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, है ना। हियर वी डू मेनी टाइप ऑफ द एक्टिविटीज, है ना। किस टाइप की एक्टिविटीज करते हैं? तो देखिए जैसे क्या है, हमारा लैंड पे क्या करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर करते हैं, है ना। एग्रीकल्चर क्या है, हमारी नीड को फुलफिल करता है ना। मतलब क्या है, लैंड हमारे लिए रिसोर्स हो गया। हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ पे हम कम्युनिकेशन एक्टिविटीज करते हैं, इंडस्ट्रीज प्लांट करते हैं, इंडस्ट्रीज प्लांट करते हैं, है ना। माउंटेन हमारे लिए रिसोर्सेज है कि नहीं है? क्यों नहीं है, बिल्कुल है ना। कैसे रिसोर्सेज है? तो माउंटेन पे क्या होता है, माउंटेन से बहुत सारी रिवर ऑरिजिनेट होती है ना। रिवर्स ऑरिजिनेट है ना। Many river originate from the mountains। फिर क्या होता है, टूरिज्म माउंटेन्स पे जो हिली रीजन हो वहाँ पे टूरिज्म काफी होता है ना, जो हमारी इकोनॉमी में काफी अच्छा सपोर्ट करता है ना। फिर यहाँ पे वेजिटेशन हमें मिलते हैं, वेजिटेशन जो हमारे इन्वायरमेंट को भी अच्छा करते हैं और इससे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट भी मिलते हैं, है ना। हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस रखते हैं, वाइल्ड लाइफ यहाँ पर मिलती है ना। और एक ये सभी चीजें हमारी नीड्स में आते हैं, हमारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नीड में है, तो इसलिए ये भी हमारे लिए रिसोर्सेस है। प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो प्लेट्यू पे बहुत सारी रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल के बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पे हमें मिलते हैं, है ना। इसलिए क्या है कि जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज बाकी तो आपको याद रहा, पहले से ही मालूम है कि हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। बस आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो लैंड है टोटल, मतलब लिथोस्फीयर को जब हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये लैंड, माउंटेन और प्लेट्यू में डिवाइड होता है। और लैंड टोटल सरफेस एरिया का, अर्थ के टोटल सरफेस एरिया का लैंड कितना परसेंट है? 43% है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब देखिए जो लैंड है, लैंड बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, एग्रीकल्चर अच्छा होता है, पुरानी सिटीज होती हैं, पिलग्रिम स्टेशंस होते हैं, है ना, पिलग्रिम्स प्लेसेस होते हैं, है ना, इंडस्ट्रीज प्लांट होती हैं, मार्केट बसते हैं, है ना, रोड बनते हैं। तो लैंड पे बहुत सारे यूज होते हैं। माउंटेन पे हमने देखा कि बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं तो वाटर रिसोर्सेज मिलते हैं। फिर यहाँ पे वेजिटेशन हमें मिलता है, वाइल्ड लाइफ मिलता है जो हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस रखता है ना। फिर हमने देखा प्लेट्यू, तो प्लेट्यू हमें मालूम है कि हमारे वहाँ जो प्लेट्यू है, इंडिया का 1/3 पार्ट प्लेट्यू ही है ना, प्लेट्यू रीजन में। और ये मिनरल रिच होते हैं, फॉसिल फ्यूल यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं, है ना। यहाँ पे भी टूरिज्म एक्टिविटीज होती हैं, है ना। तो ये सभी चीजें लैंड, माउंटेन एंड द प्लेट्यू, लैंड का परसेंटेज कितना है? अर्थ के टोटल सरफेस एरिया का 43%, माउंटेन का परसेंटेज कितना है? अर्थ के टोटल सरफेस एरिया का 30% और प्लेट्यू का परसेंटेज है अर्थ के टोटल सरफेस एरिया का 23%। ये मोस्टली याद रखने वाली चीजें हैं। हाँ, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, हाउ मीन्स व्हाट आर लैंड रिसोर्सेज, और हम लैंड कितने टाइप के होते हैं, है ना, और प्रेजेंट लैंड का सिनेरियो कैसा है, कितने परसेंट पे एग्रीकल्चर करते हैं, फॉरेस्ट है, क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए टिल देन बाय, रिवाइज करते रहिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।